अभी तक हम लोगों ने मर्केंटलिज्म अर्थात वाणिज्यवाद के विभिन्न पहलुओं पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है, लेकिन आज हम विचार विमर्श किए गए सभी मुद्दों को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे आप अपनी सुविधानुसार उसे नोट्स के रूप में लिख सकें, याद कर सकें या उसे ज़रूरत पड़ने पर रिवाइज कर सकें। इसके पहले हमने जहाँ समाप्त किया है उसके आगे से हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ हम वास्तव में इस मुख्य बिंदु से करेंगे कि कैसे पूंजीवाद के विकास में धर्म ने सकारात्मक भूमिका अदा की। इसलिए इसका हेडिंग भी आप देख रहे हैं कि रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म कहा गया है। वाणिज्यवादी विचारकों का मुख्य उद्देश्य राज्य को सापेक्षिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाना था। इस विचार के पीछे तत्कालीन परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। उस समय इटली में एक लेखक हुआ जिसका नाम मैकियावेली था। इसी के नाम से मैकियावेलीवाद का आविर्भाव हुआ। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द प्रिंस था, जिसमें उसने इस बात पर बल दिया कि उद्देश्य का पूरा होना महत्वपूर्ण है, इसके लिए चाहे कोई भी साधन अपनाना पड़े। फ्रेंच अर्थशास्त्री या विचारक जॉन बोदा ने कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया। तत्कालीन परिस्थितियों में एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ का कोई स्थान नहीं था, बस एकमात्र नारा था स्टेट मस्ट बी स्ट्रांग। इस विचार ने तत्कालीन राजाओं को बहुत प्रभावित किया और इन राजाओं ने चर्च और स्टेट को अलग कर दिया। तत्कालीन अर्थव्यवस्था सामंतवादी थी। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और सामंतवाद का अंत हो गया। इस तथा सभी शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया और यूनिटरी स्टेट अस्तित्व में आया। टेम्पोरल मैटर्स, सांसारिक विषयों में से धर्म को अलग कर दिया गया। धर्म से और नीति से राजनीति को अलग कर दिया गया। उस समय मोनार्की सिस्टम राजतांत्रिक प्रणाली थी। हेनरी द 8th राजा था जिसने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। प्रोटेस्टेंटिज्म का श्रेय इसी राजा को दिया जाता है 16th सेंचुरी में। इसी समय कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद भी अस्तित्व में आया। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु भी यह मानता था कि सर्फडॉम इज मस्ट, दासता अनिवार्य है। इसी के बाद लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्ट्रैक्ट मिला, अर्थात प्रोटेस्टेंटिज्म ने कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रांग स्टेट को स्वीकार किया। टॉनी ने रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म में लिखा है कि किस तरह धर्म ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता प्रदान की। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन क्या है? उस समय चर्च में पादरी लोगों को उपदेश देते समय यह बताता था कि स्वर्ग का द्वार पीटर द्वारा उन्हीं के लिए खोला जाएगा जो कम से कम खर्च करें, किफ़ायती बने। हार्ड वर्किंग चर्च का उद्देश्य था। यानी धार्मिक विचारधारा ने आवश्यक तत्व सेविंग को जन्म दिया। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कैपिटल एक्यूमुलेशन में बचत को ही विकास का आधार माना है। मर्केंटलिस्ट विचारकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय का नारा था कि वेल्थ इज पावर,
जाबोदा ने कहा था कि मनी इज़ द नर्व ऑफ द कॉमनवेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में। बड़ीवाद में इस बात पर फोकस किया गया कि मटेरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेल बीइंग, मनी इज़ द नर्व ऑफ द कॉमनवेल्थ, मर्केंटलिस्ट डिवाइसेस जिन्हें हम कहते हैं वे हैं मुख्य रूप से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बड़ीवादी अर्थशास्त्री यह मानते थे कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कोई काम अच्छा होता है, इसलिए उन लोगों ने धन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए। उनका यहाँ तक मानना था कि व्यापारिक काम, लाभ और राष्ट्रीय कल्याण दोनों एक समान हैं, क्योंकि दोनों राज्य की शक्ति को मजबूत करते हैं। बड़ीवादी विचारकों ने धन पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया। इनके संबंध में कहा जाता है कि मर्केंटलिस्ट्स आर द इक्विवेलेंट टू द मैकियावेली एंड जाबोदा इन फील्ड ऑफ ट्रेड। वह समय पुनर्जागरण तथा चर्च सुधार का समय था। इसके परिणाम स्वरूप सामंतवाद का अंत हो गया और मानवतावादी विचारधारा का आविर्भाव हुआ। परंतु पुनर्जागरण भौतिकवादी था। इसका मानना था कि भौतिक साधनों की मात्रा में वृद्धि करके ही कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। मार्शल ने इसी को मटीरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेल बीइंग, और यह मटीरियल रिक्विसाइट मजबूत किया जाना चाहिए और यह बगैर राजकीय हस्तक्षेप के असंभव था। इसी के परिणाम स्वरूप मानवतावादी और राष्ट्रवादी विचारधारा सामने आई और एक ताकतवर नेता की आवश्यकता महसूस की गई। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसमें 3 नारे बुलंद किए गए: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। (1516) में टॉमस मूर ने उटोपिया में राज्य को शक्तिशाली बनाने के संबंध में अनेक उपाय बताए, जिन्हें मर्केंटलिस्ट डिवाइसेस कहते हैं। उसमें यह वर्णित था कि कोई 6 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा, सबको काम करना चाहिए, संपत्ति पर कुछ अधिकार होना चाहिए। मूर ने मुख्य रूप से 2 तथ्यों पर अधिक बल दिया: कल्चरल सेल्फ डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। रेनेसां is the age of regions and enlightenment, means acquired knowledge, not revealed। पुनर्जागरण के समय ही प्रिंटिंग प्रेस का तथा अमेरिका का ज्ञान प्राप्त हुआ। अमेरिका की खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि अमेरिका में बहुमूल्य धातु के भंडार बहुत थे और वणिकवादी यह मानते थे कि जिस देश के पास सोना चांदी जितना ही अधिक है वह उतना ही शक्तिशाली है। कुछ लोगों का विचार है कि वणिकवादी लोग धन और संपत्ति, वेल्थ एंड मनी में अंतर नहीं समझते थे, परंतु हमारा समझ से यह मानना उनके साथ जाति करना है। मुद्रा धन का सूचक है। जिस शासक के पास मुद्रा होगी वही सैनिक आंदोलन को चला सकता है, उपनिवेश बसा सकता है, जिससे साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। ये तथ्य प्रचलित था कि नन ऑफ द स्टेट्स हैड ऑल द एडवांटेजेस, ईच ऑफ देम हैड व्हाट अदर्स वांटेड। इसका परिणाम यह हुआ कि एग्रेशन बिकम द पिवोट ऑफ द मर्केंटलिज्म। राजनीतिक असंतुलन दूर करने का एकमात्र तरीका था अत्यधिक ताकतवर होना, परंतु इसका उद्देश्य युद्ध था, न कि स्थिरता, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। द मर्केंटलिस्ट एज वॉज वन ऑफ imperialism, colonization, exploitation of colonies, and world verging on the war.
इसने नेशनल अटार्की की आवश्यकता को जन्म दिया और फ्यूडलिज्म की नई अर्थव्यवस्था मर्केंटलिस्ट कैपिटलिज्म सामने आया। शहरों का जन्म हुआ, विनिमय प्रणाली ने मौद्रिक प्रणाली का रूप ले लिया, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। मौद्रिक प्रणाली का विकास अधिक महत्वपूर्ण था, जिसने आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों को संचालित करने वाले सहकारी समितियों गिल्ड्स का अंत कर दिया गया। 16वीं सदी में अमेरिका में अत्यधिक चांदी मिलने के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई, कीमत में वृद्धि हो गई। मांग में वृद्धि होने के कारण मुद्रा का मूल्य घट गया। डिबेसमेंट ऑफ कॉइनेज, कराधान, टैक्सेशन और नए कर, न्यू टैक्स लगाए गए। बैंक व्यवस्था का विकास हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड उस समय का प्रमुख बैंक था। वाणिज्यवाद के विकास के साथ साथ मौद्रिक अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्र राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट अस्तित्व में आया। यही दोनों तथ्य वाणिज्यवाद की अर्थव्यवस्था और राजनीति के आधारभूत स्तंभ हैं। वाणिज्यवाद किसी संप्रदाय के नाम से नहीं जाना जाता, क्योंकि वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों में समरूपता नहीं थी। केन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के नोट्स ऑन मर्केंटाइलिज्म में लिखा है कि दे वेयर मैन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। इन अर्थशास्त्रियों ने अपने देश की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में लिखा और बताया कि वर्तमान समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, ठीक कीन्स की तरह से जैसे कीन्स की ने महान मंदी से प्रभावित होकर मंदी का रामायण लिख डाला 1930। ये सत्य है कि उनको आर्थिक राशियों, इकोनॉमिक क्वांटिटीज़ के बारे में ज्ञान नहीं था। वाणिज्यवादी यह जानते थे कि उनकी नीतियां राष्ट्रवादी थीं और इससे युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती है। इस बात को कीन्स ने जनरल थ्योरी में स्वीकार किया। उनको आर्थिक चरों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य राइजिंग नेशंस की समस्याओं का समाधान करना था। उन लोगों ने व्यवहारवादी तरीके से नियमों का निर्माण किया। कीन्स के अनुसार, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मर्केंटिलिज्म वॉज नॉट ट्रू। कीन्स ने आगे कहा कि मर्केंटलिस्ट्स परसीव्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। उपर्युक्त तथ्य प्रोटेक्शनिज्म और एक्सपोर्ट प्रमोशन डिवाइसेस पर बल देता है, परंतु स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा है कि प्रोटेक्शन ही किसी देश के आर्थिक विकास में मुख्य बाधा है। मर्केंटाइलिज्म इज ए कलेक्शन ऑफ मिस्टेकन व्यूज अबाउट मनी। एक्सचर स्मॉलर सम्भोट ने वाणिज्यवाद की विवेचना की। सम्भोट ने वाणिज्यवाद के कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मुद्रा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शक्ति की अवधारणा या वेल्थ इज पावर धन ही शक्ति है को पॉइंट आउट किया। उनका यह मानना था कि जिस तरह शरीर के स्नायु का होना आवश्यक है, उसी प्रकार युद्ध के लिए धन का पिक्यूनिया नर्वस वैली। वाणिज्यवाद की जीवन अवधि लगभग 300 साल तक रही, परंतु सिद्धांतों के संग्रह को मर्केंटाइलिज्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी व्याख्या में काफ़ी विविधता पाई जाती है। केवल एक उद्देश्य सबका समान था, टू मेक नेशन स्ट्रांग। कॉमन फैक्टर्स इन मर्केंटाइलिज्म। वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री सोना और चांदी को धन का सबसे अभीष्ट रूप, मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ वेल्थ मानते थे। विलियम पेटी के अनुसार सोना और चांदी विदेशी व्यापार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह इम्पेरिसेबल एंड ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल एट ऑल प्लेसेस। इसलिए यह बहुमूल्य पदार्थ अवश्य प्राप्त करना चाहिए। टॉमस मन के अनुसार जिस देश के पास खाने माइंस नहीं है, उसे सोना और चांदी प्राप्त करने के लिए अपने देश में निर्मित वस्तु का निर्यात करना चाहिए। चाइल्ड के अनुसार किसी देश की संपन्नता का मापदंड उस देश में पाए जाने वाले सोना और चांदी का भंडार है। उपर्युक्त विचारकों को कैनन ने बुलियनिसन का नाम दिया। 1700 ईस्वी में वाणिज्यवादी मनी ऑफ वेल्थ में
भेद किया। 1700 ईस्वी में वणिकवादियों ने मनी और वेल्थ में भेद किया, और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि उस समय वाणिज्य और मजदूरी प्रणाली, कॉमर्स एंड वेज सिस्टम का विकास हो रहा था। बुलियन was par excellence. They used wealth in capital sense, but it was elementary form. सोने और चांदी का निर्यात प्रतिबंधित था। चोडास नामक यूरोपियन ब्रिटेन आया तथा तत्कालीन परिस्थितियों में ही जिसकी आधारशिला वणिकवादियों ने रखी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। मन के अनुसार मनी ट्रेड, मनी प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक रेवेन्यू। परंतु वह सैद्धांतिक नहीं था। उसका मानना था कि यदि सोने चांदी के निर्यात से उस देश में उत्पादन स्तर बढ़ सकता है तो सोने चांदी का निर्यात अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि यह लाभदायक होगा। मुख्य सिद्धांत क्या हैं जो वणिकवादियों ने दिए? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। उनका यह मानना था कि राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि अनुकूलतम व्यापार संतुलन से ही संभव है। यदि निर्यात आयात से अधिक होगा तब यह इस बात का सूचक है कि राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि हो रही है। इंग्लैंड में कानून बनाया गया कि कफन ऊनी कपड़ों का ही बनाया जाए। इसका उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। देयर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी वॉज स्टैटिक एंड बेस्ड ऑन जीरो सम गेम। बिगर नेवर पॉलिसी, अर्थात पड़ोसी को गरीब बनाने की योजना। उनका यह भी मानना था कि साथ सभी देशों का विकास संभव नहीं है क्योंकि सभी देशों को एक साथ निर्यात बेसी नहीं प्राप्त हो सकता। एक्सपोर्ट सरप्लस, एक देश को बेसी दूसरे देश की लागत का खर्च एक्सपेंस से ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए शक्ति द्वारा बाजार की पकड़, कैप्चरिंग ऑफ द मार्केट बाय फोर्स आवश्यक था। इसकी अतिरिक्त आवश्यकता थी समुद्री रास्तों पर कब्जा, सस्ते सैनिक, अधिक जनसंख्या। वे मानते थे कि पीपल एंड प्लेंटी गो टुगेदर। चूँकि विश्व के संसाधन सीमित तथा उनकी पूर्ति बेरोजगार है, इनइलास्टिक है, इसलिए इसे किफ़ायत से प्रयोग करना चाहिए। उनका अनुकूलतम बैलेंस ऑफ ट्रेड से मतलब यह था कि नेट एडिशन इन वेल्थ, प्योर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस, क्रेडिट्स इन गुड्स के रूप में होना चाहिए। इस संदर्भ में इस पर जोर दिया गया कि एक्सपोर्ट प्रमोटिंग कंट्री इंडस्ट्रीज मस्ट बी इंड्यूस्ड। चुंगी का अंत कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास किया गया। विदेशी बाजार व्यापार निर्यात शुल्क पर आधारित है। उन लोगों ने अपनी सीमा शुल्क नीति, कस्टम पॉलिसी में सारे निर्यात शुल्क हटा दिए। आयात नीति, इंपोर्ट पॉलिसी द्वारा आयात को बैन लगा दिया। कानून ऊन के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया। उद्योगों को कर मुक्त, टैक्स फ्री कर दिया गया। उन्हें एकाधिकारात्मक विशेषाधिकार, मोनोपोलिस्टिक प्रिविलेजेस दी गई। बाह्य व्यापार नीति, एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं जो इंपोर्ट ड्यूटी, कॉलोनाइजेशन, नेविगेशन एक्ट। एवं विचारकों ने लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य न कर सके और उसे सब कुछ करना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए कड़े कानून बनाए गए क्योंकि व्यापार के लिए गुडविल आवश्यक है। श्रम गतिशीलता, लेबर मोबिलिटी को प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्याज की दर नीचे रखी गई। कोष सीमित थे, इसलिए ब्याज की ऊंची दर प्रतिबंधित थी। इसे कीन्स ने भी प्रशंसा की। जनता देश को वास्तविक शक्ति, रियल स्ट्रेंथ थी, परंतु इस धन से अत्यधिक बहुसंख्यकों, मास मेजॉरिटी को वंचित रखने का प्रयास किया जाता था। एक बार संक्षेप में हम पूरे वणिकवाद को फिर से
रिवाइज कर लेते हैं। वणिकवाद में लुकाच-मैन के अनुसार वणिकवाद रोड़े अटकाने वाले मध्यकालीन विचारधारा के विरुद्ध एक युद्ध था। हैने के अनुसार वणिकवाद में वे आर्थिक विचार शामिल हैं जो यूरोपीय राजनीतिज्ञों में 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक व्याप्त थे। ग्रे के अनुसार यदि इसका अर्थ माना जाए कि किसी समय लेखकों का ऐसा वर्ग विद्यमान था जिसने जानबूझकर व्यापारवादी विचारधारा का ऐसा प्रतिपादन किया जिस पर व्यापारवाद के सब लक्षण लागू किए जा सकें, तो उस अर्थ में व्यापारवाद एक धोखे में डालने वाला शब्द होगा। कोल के अनुसार वणिकवाद एक ऐसा शब्द है जिसे उन नीतियों, व्यवहारों और सिद्धांतों में लागू किया जा सकता है जो समयानुकूल परिस्थितियों के कारण उदय हुए थे और जिनसे राज्य ने अपने को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। हीमैन के अनुसार वणिकवाद को व्यापारिक पूंजीवाद का आदर्शवादी समर्थन है। स्मॉलर के अनुसार वणिकवाद राष्ट्र निर्माण की एक नीति है। एरिक रोल के अनुसार राज्य का निर्माण करना वणिकवादियों का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए मौद्रिक, संरक्षात्मक तथा अन्य नीतियों का प्रयोग किया जा सकता है। वणिकवादी सिद्धांतों में राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य था। हैने के अनुसार कैमरेलवाद शाही आय को बनाए रखना, वृद्धि करना तथा प्रबंध करने की कला है। वणिकवाद के विकास के क्या कारण थे? आर्थिक कारण। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार मैक्स वेबर ने हमें इस बात से परिचित करा दिया कि काल्विनवादी अर्थशास्त्र में आधुनिक पूंजीवाद के मूल विद्यमान हैं। इस नए धर्म के प्रवर्तक काल्विन और मूलर थे। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने पुराने चर्च की संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया और नए चर्च का अधिकारी बन बैठा। सांस्कृतिक कारण। इसमें पुनर्जागरण और मानवतावादी आंदोलन प्रमुख हैं। ग्रीक के अनुसार पुनर्जागरण को एक दृष्टि से जीवन के आनंद और उल्लास का खुला प्रस्फुटन कहा है। हेने के अनुसार ये दोनों आंदोलन सुधारवादी आंदोलन से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन आंदोलनों में एरास्मस, बेकन, रॉयल, लियोनार्डो दा विंसी का नाम प्रमुख है। थॉमस मूर के अनुसार 1516 में प्रकाशित उटोपिया में लिखा है कि व्यक्ति को अपना सांस्कृतिक विकास स्वयं करना चाहिए। हेने के अनुसार मानवतावाद का सार इस तथ्य में निहित है कि पृथ्वी पर सारा ध्यान मानवीय कल्याण पर केंद्रित है और इसका अंतिम लक्ष्य मानवीय सुख और संस्कृति है। वैज्ञानिक कारण क्या है? कोलंबस ने 1492 में तथा वास्को डी गामा ने 1497 में क्रमशः अमेरिका 97-98 में क्रमशः अमेरिका तथा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। महान वैज्ञानिक कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो को आधुनिक यूरोप का निर्माता माना जाता है। विलियम वॉन डार्विन के अनुसार किसी भी देश की शक्ति और गौरव स्वर्ण और चांदी की आवश्यकता तथा अतिरेक पर निर्भर करती है। हेने के अनुसार वणिकवादियों ने मुद्रा को संपत्ति का सबसे तरल रूप माना है। ग्रीक के अनुसार व्यापारवादियों ने कोष तथा धातुओं को अधिक महत्व दिया क्योंकि यह संपत्ति का सबसे तरल और अस्थायी रूप है, क्योंकि जनता सरलता से स्वीकार करती है। राजनीतिक कारण। शक्तिशाली राज्य के निर्माण की प्रेरणा मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से मिली। इसकी तुलना भारत के आचार्य चाणक्य से की जाती है, जिसने राज्य निर्माण के अत्यंत कुटिल साधनों के भी प्रयोग का सुझाव दिया। ग्रीक के अनुसार वणिकवाद तो सदैव साधन मात्र रहा, वास्तविक साध्य तो राजनैतिक था और वह था टू मेक नेशन स्ट्रांग। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार ये कहना अनुचित नहीं है कि व्यापारवादी मैकियावेली और बोधा के पर्याय हैं। एलिजाबेथ प्रथम के समय ही ग्रीशम ने अपने नियम का प्रतिपादन किया। आर्थिक दृष्टिकोण से वणिकवाद का उद्देश्य सार राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्य है और इससे जिन नीतियों का निर्माण हुआ उन्हें वणिकवाद कहते हैं। वणिकवादियों के विचार या विशेषताएं संक्षेप में एक बार फिर हम देख सकते हैं। हैने के अनुसार वणिकवादियों के नीतियों और सिद्धांतों का सामान्यीकरण
तो कठिन है, परंतु ये कहा जा सकता है कि उनके विचारों का मुख्य उद्देश्य राज्य को शक्तिशाली बनाना था। ब्लॉक के अनुसार इनकी विशेषताएं सर्वविदित हैं। धन के सार के रूप में स्वर्णकोश, विदेशी व्यापार का नियमन, सस्ते कच्चे माल का आयात, उद्योगों का विकास, जनसंख्या वृद्धि, नीची मजदूरी दर का महत्व तथा व्यापार संतुलन की वांछनीयता है। बहुमूल्य धातु को महत्व। कोलंबस स्वर्णकोश के अद्भुत पदार्थ हैं। कोलंबस ने कहा, स्वर्णकोश के अद्भुत पदार्थ हैं। जिस व्यक्ति के पास यह होता है वह प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर सकता है। इससे आत्माओं को भी स्वर्ग में पहुंचाया जा सकता है। एंटोनियो सेरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति यह अच्छी तरह समझता है कि राजा प्रजा दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में सोना और चांदी प्रचुर मात्रा में हो। विल्हेम वान हार्विक के अनुसार किसी भी देश की शक्ति और गौरव स्वर्ण और चांदी की आवश्यकता तथा अतिरेक पर निर्भर करती है। हैने के अनुसार वणिकवादियों ने मुद्रा को संपत्ति का सबसे वांछनीय रूप माना। ग्रे के अनुसार व्यापारवादियों ने कोष तथा धातुओं को अधिक महत्व दिया क्योंकि यह संपत्ति का सबसे तरल और स्थायी रूप है, क्योंकि जनता सरलता से स्वीकार करती है। व्यापार संतुलन का सिद्धांत। थॉमसन धन और कोष को बढ़ाने का एक और साधन व्यापार है। सभी पर राज्य की आय, राज्य की प्रतिष्ठा, व्यवसाय, कला आदि प्रोत्साहित करना चाहिए। चाइल्ड आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होते हैं। यदि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होते हैं तो निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि राज्य आधिक्य के कारण स्वर्ण का आयात करेगा और स्वर्ण कोष में वृद्धि होगी। थॉमसन विदेशी व्यापार में इसी नियम का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए कि हमारा निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो। जे वेचर दूसरों को वस्तुओं को बेचना खरीदने की तुलना में अच्छा होता है क्योंकि पहली क्रिया लाभपूर्ण है। थॉमस हमारे निर्यात मूल्य बढ़ सकते हैं यदि हम उनका निर्यात अपनी जहाज से करें। चाइल्ड जिस व्यापार में जहाज़ों का प्रयोग होता है उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि वस्तुओं की अपेक्षा भाड़े से प्राप्त आय अधिक होती है। जनसंख्या का आकार। सैमुअल फोर्ड के अनुसार जनसंख्या और समृद्धि उचित रूप से व्यवस्थित होने पर एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। देवनांत के अनुसार एक देश की वास्तविक शक्ति उसकी जनसंख्या है। चाइल्ड के अनुसार अधिक जनसंख्या और अच्छे नियम जो जनसंख्या में वृद्धि करते हैं देश को धनी बनाने में मुख्य साधन हैं। विलियम पेटी के अनुसार श्रम संपत्ति का पिता और सक्रिय कारण है तथा भूमि उसकी माता है। मूल्य संबंधी सिद्धांत। प्राकृतिक मूल्य, इसे वस्तु का आंतरिक मूल्य भी कहते हैं, यह है किसी भी वस्तु का मूल्य श्रम लागत के बराबर होता है। पेटी का भी यही मानना था। अतः लॉक और पेटी को श्रम सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। ब्याज संबंधी विचार। थॉमस वेलफेयर ने नीची ब्याज दर की बात कही। चाइल्ड नीची ब्याज दर का समर्थन किया क्योंकि यह पूंजी को सस्ता तथा व्यापारियों को आकर्षित करता है। देवनाथ सूदखोर समाज में नर मधुमक्खी के समान हैं जो बिना परिश्रम के दूसरों का निर्मित शहद पर जीवित रहते हैं। इन पर कर लगाना चाहिए। मजदूरी व लगान। चाइल्ड ऊंची मजदूरी की दर का समर्थक था। कैंटिला श्रम का मूल्य उन वस्तुओं के बराबर होता है जिनका मजदूर के जीवन निर्वाह के लिए होना आवश्यक है। आगे चलकर इसी से स्मिथ और रिकार्डो ने जीवन निर्वाह सिद्धांत का विकास किया। कैंटिला लगान को बचत तथा प्रकृति के सहयोग से उत्पन्न मानते थे। करारोपण संबंधी विचार। हॉब्स के अनुसार लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यय के अनुपात में कर वसूल किया जाए। पेटी वैज्ञानिक ढंग से करारोपण पर लिखने वाले पहले अंग्रेज लेखक थे। पेटी। कुल मिलाकर के आपने देखा कि पूरे वणिकवाद
कि मुख्य मुख्य बातें, मणिकवाद क्या है, मणिकवाद के उदय के कारण क्या हैं, मणिकवाद की विशेषताएं क्या हैं, मणिकवाद के मुख्य विचारधारा क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इन सबको बड़े व्यवस्थित ढंग से एक जगह जानबूझकर प्रस्तुत किया गया ताकि आपको लिखने में सुविधा हो।